70% जनता का यही मानना है कि सर कॉन्ट, इनफैक्ट मोर देन 70% की कॉन्ट टफ है सर। कॉन्ट एक बार अगर पार पड़ जाए तो सब हो जाए। 1 जनवरी से ये प्लानर अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको पहला एक महीना 1 जन टू 31 जन आपको फोकस करना है अपने बेसिक बिल्डिंग पर। 1.5 महीना भी हुआ नहीं तो आप अभी से पीवाईक्यू कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वैसे तो क्लास में हम कुछ पीवाईक्यू करवाते भी हैं। बराबर जून तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उस बच्चे का भी जिसका कॉन्ट वीक है। जिसका अच्छा है उसने तो साथ में 2-2 करके और पहले कर लिया। डी डे तक आपको यही फेज में रहना है जहां फुल लेंथ मॉक लोगे, एनालिसिस करोगे और उस पर काम करोगे। हेलो एवरीवन, गाइस माय नेम इज विनीत कांकरे, आई एम योर कॉन्ट टीचर एट दिस वंडरफुल चैनल एमबीए वाला बाय पीडब्ल्यू। तो दोस्तों देखो यार, अब कैट 2025 हो चुका है, उसका रिजल्ट तक आउट हो चुका है और अब आप लोगों की, जो कि आप कैट 2026 एस्पिरेंट हो ना, काफी कश्मकश दिमाग में चल रही है। सबसे पहले तो देखो, आपके लिए हम अपने इसी चैनल पर काफी अपने टॉपर्स के पॉडकास्ट लेकर आए हैं, वो देखो। उससे आपको एक स्पार्क मिलेगा, एक इंस्पिरेशन मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगा। अब मोटिवेशन तो मिल गया, इंस्पिरेशन तो मिल गया, लेकिन सर अब डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा? तो यस गाइज, उसी डायरेक्शन के लिए मैं लेकर आया हूँ आज का ये अपना वीडियो कि यार आपको सर सोच तो लिया, अब ताकत, मोटिवेशन भी आ चुका है कि कैट फोड़ना है 2026 वाला, लेकिन सर शुरुआत कैसे करें? और इसमें सबसे बड़ा रोड ब्लॉक और सबसे बड़ा हर्डल जो हमें लग रहा है वो तो लग रहा है कॉन्ट। सर कॉन्ट से बड़ा डर लगता है। 70% जनता का यही मानना है कि सर कॉन्ट, इनफैक्ट मोर देन 70% की कॉन्ट टफ है सर। कॉन्ट एक बार अगर पार पड़ जाए तो सब हो जाए। इनफैक्ट कॉन्ट पे कई हद तक डिपेंड डीआई भी होता है। तो यार बस कॉन्ट की क्या, आपकी एक सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आप हर चीज सिस्टमेटिकली करो ना तो हर चीज हो जाती है। वही अगर आप रैंडम अप्रोच से करो तो फिर कहीं ना कहीं लूपहोल्स रह जाते हैं। तो यार अब क्या, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आपका अगर कॉन्ट 0 भी होगा, मैं सोच रहा हूँ 0 छोड़ो, निगेटिव में भी होगा तो उसको आप 100 कर सकते हो, ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज करके, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। तो यही चीज को ज्यादा अब टाइम वेस्ट ना करते हुए बताऊंगा कि किस तरह से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स अभी हमारे पास बहुत टाइम है तो मैं इसको डेली, जैसे कि मेरी आदत है, मैं प्लानर डेली भी देता हूँ, डे वाइज, ठीक है, बट वो बाद में दूंगा, है ना, जब थोड़ा सा समय 6 महीना बाकी रहेगा, 150 डेज बाकी रहेंगे तब मैं दूंगा। लेकिन अभी गाइस डेली ना देते हुए अभी मैं आपको एक ओवरऑल प्लानर दूंगा कि किस हिसाब से आपने काम करना है। अगेन शुरू करने से पहले बता दूं कि यार ये प्लानर जनरलाइज्ड है। अब इसमें स्टूडेंट टू स्टूडेंट थोड़ी थोड़ी चीजें वेरी होगी, तो आप अपने हिसाब से कॉल ले सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। जैसे कि अगर जिसका कॉन्ट बहुत ही वीक है उसने बिल्कुल इस प्लानर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। जिसका कॉन्ट अच्छा है, मैंने कहा ना 70% अगर छोड़ दो तो 30% बच्चे कॉन्ट में अच्छे होते हैं, जिनका फाउंडेशन ऑलरेडी अच्छा है। तो जब मैं आपको फाउंडेशन वाली स्टेज बताऊंगा वो स्टेज आपको करने की जरूरत नहीं है। कोई कोई स्टूडेंट एक टाइम पे एक ही चीज ग्रास्प कर पाते हैं, जैसे अरिथमेटिक कर रहे हो तो फिर अलजेब्रा एक्स्ट्रा नहीं कर पाते, तो इन दैट केस आपके लिए ये प्लानर बेस्ट है। लेकिन जो बच्चा, सर हमें तो कॉन्ट बचपन से पसंद है, हम तो अरिथमेटिक अलजेब्रा दोनों पैरेलली भी कर सकते हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से 19-20 चेंज करना है। तो इनफैक्ट जिनका कॉन्ट अच्छा है वो तो मेरे डेडलाइन से भी पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए रिवीजन, मॉक टेस्ट ये सब शुरू कर सकते हो। जिनका कॉन्ट वीक है या बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हो, या सर वीक तो बिल्कुल नहीं है, हम स्कूल में थे, हमारा मैथ्स अच्छा था, लेकिन अभी हमारा टच नहीं रहा उस सब्जेक्ट से, उस वजह से अब याद कुछ नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप इसको फॉलो कर सकते हो गाइस। तो शुरू करते हैं, क्या है ये प्लानर। सो कॉन्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी गाइस, आपको अगेन बच्चा बच्चा जानते हैं कि कॉन्ट में कितने सेक्शंस होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि कैट 2025 ने भी प्रूव कर दिया कि कॉन्ट में सबसे जो 2 मेजर सेक्शन है, इस बार भी जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग रहे वो है अरिथमेटिक एंड देन अलजेब्रा। तो ये 2 सेक्शन की तैयारी सबसे स्टार्टिंग में करो, क्योंकि ये स्कोरिंग है। ये 2 सेक्शन ऐसे ना जो आपका बिल्कुल नैया पार करा देंगे, ठीक है। तो इसलिए इन 2 सब सेक्शन पे मैं भी सबसे पहले फोकस इन्हीं पे करवाऊंगा। सो वैसे तो कौन, और इनके अलावा क्या क्या सेक्शंस होते हैं, तो ज्योमेट्री होता है तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। इन दोनों के बाद अगर कोई तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है तो ज्योमेट्री है, देन गाइस नंबर सिस्टम है एंड मॉडर्न मैथ। और इस बार लगभग हर सेक्शन से क्वेश्चन थे, जो हर साल होते ही है। हाँ, कोई कोई टॉपिक कभी टच ही नहीं होता, जैसे मॉडर्न मैथ्स में कई सारे टॉपिक्स है जो कई बार टच ही नहीं होते, जैसे पीएनसी। इस बार भी किसी स्लॉट में पूछा तो कोई कोई स्लॉट में बिल्कुल ही नहीं पूछा, प्रोबेबिलिटी ना के बराबर पूछा। लेकिन उसी मॉडर्न मैथ्स में सीक्वेंस एंड सीरीज भी है, जो कि लगभग हर स्लॉट में पूछा जाता है। नंबर सिस्टम इस बार फैक्टर पे खेल गया, लास्ट ईयर रिमाइंडर पे खेला था। तो कहीं ना कहीं यार क्वेश्चन सारे सेक्शन के आएंगे, और ट्रस्ट मी, आप बोलोगे सर जब यही डोमिनेटिंग है तो यही 2 कर लेंगे, इनकी क्या जरूरत है। बट यार इनमें सारे क्वेश्चंस बनेंगे जरूरी नहीं है। इनफैक्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी कभी कभी पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है, क्योंकि कई क्वेश्चन काफी लेंदी
और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होते हैं। तो उनके बदले में ये सेक्शंस है जो आपको उनके बदले में ऑप्शनल क्वेश्चंस दे देगा। जो क्वेश्चंस आप यहाँ से नहीं कर पाओगे, ठीक है, मैं मानता हूँ इन दोनों को मिलाकर ही 15 क्वेश्चंस हो जाएंगे, लगभग 13 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, है ना। और 13 क्वेश्चन मतलब तो बेड़ा पार है, फिर तो आपका कट ऑफ निकल गया सेक्शनल भी। ठीक है, लेकिन गाइज वो 13 की 13 बनेंगे जरूरी नहीं है। मान लो इन दोनों को मिलाकर 9 बने, तो बचे हुए 4 कहाँ से ढूंढोगे? यहाँ से। और ये डुएबल होते हैं। यहाँ इस बार भी फैक्टर का जो क्वेश्चन आया, सीक्वेंस सीरीज के जो क्वेश्चन आए, वो काफी डुएबल थे। तो बस आपको ज्योमेट्री के इनफैक्ट जो क्वेश्चंस आए वो भी बहुत डुएबल थे, सीधा फॉर्मूला बेस्ड थे। इस पर तो मैंने शॉर्ट भी बनाया था एक क्वेश्चन पे, रोम्बस वाला, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, तो यार सिंपल है, इसलिए ऑप्शन में कुछ नहीं डालना। और अगर आप ये स्टेज पे सोच रहे होंगे ऑप्शन में डालने की, तो आप भाई ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो और बहुत अननेसेसरी शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, अपने कंफर्ट जोन में खेल रहे हो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टाइम है। 3 महीने पहले आप प्रिपरेशन कर रहे होते तो हम बोलते भाई चल ये मत कर ले, चल वो मत कर ले, बट अभी वो फेज नहीं है। यहाँ तो हर चीज करना है, एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, तो यस गाइज, ये है वो 5 इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको मास्टर बनने हैं। उसमें सबसे पहले अब कैसे स्टार्ट करना चाहिए, उसकी शुरुआत, उसका आरंभ हो रहा है। तो प्लीज ध्यान दो, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में सबसे फर्स्ट फेज आएगा बेसिक बिल्डिंग। अब मैं मान के चल रहा हूं आज है 25 दिसंबर या 20, आप ये वीडियो जब भी देख रहे होंगे, है ना, तो लगभग दिसंबर के 3-4-5 दिन बचे हैं। तो वो तो खैर चिल कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, सारा अपना जो हमने कहा पॉडकास्ट आ रहे हैं वो देखकर आप अपना एक मन बना लो, इंस्पिरेशन ले लो, मोटिवेशन ले लो। और 1 जनवरी से बिल्कुल नए साल का नया रिजोल्यूशन, यस, न्यू ईयर रिजोल्यूशन ही ये लो कि इस बार की क्या 2026 फोड़नी है। ठीक है, तो 1 जनवरी से ये प्लानर अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको पहला 1 महीना 1 जन टू 31 जन आपको फोकस करना है अपने बेसिक बिल्डिंग पर। बेसिक बिल्डिंग में क्या क्या आएंगे गाइस? बेसिक बिल्डिंग में ये सारी चीजें आएंगी। देखो, सबसे पहले आएगा जिसको मैं कॉन्ड का रोटी कपड़ा और मकान बोलता हूं, यह है सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज। यह आपको पहले करना पड़ेगा। टेबल्स 1 to 30 तक टेबल्स अगर आपके बाय हार्ट है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसको बाय हार्ट करना शुरू करो 1 to 30 तक। स्क्वायर रूट आपको बाय हार्ट होना जरूरी है 1 to 30 तक। क्यूब रूट आपको बाय हार्ट जरूरी है 1 to 20 तक। इनफैक्ट गाइस ये मैं ज्यादा बोल रहा हूँ 5-5, वैसे अगर 15 तक भी रहे तो चलेगा, 25 तक भी रहे तो चलेगा, लेकिन थोड़ा अगेन टाइम है ना, तो मैंने जैसे कहा ऑप्शन में डालना सोचना ही नहीं, इनफैक्ट कुछ एक्स्ट्रा ही करना है। वही तो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा ना बाकी कंपटीशन से। तो दैट्स इट गाइस। तो ये हुआ आपका टेबल्स 1 to 30, स्क्वायर रूट 1 to 30, क्यूब रूट 1 to 20। पहले ये करना शुरू करो, लेकिन ऐसा नहीं कि अब दिन भर इसी को रटे जा रहे हो, उसी को किए जा रहे हो। ये पैरेलली शुरू रखो। 1 महीने का टारगेट है, अरे 1 महीने का टारगेट है, ठीक है। तो इनके साथ साथ, नहीं तो फिर पता चला 2 दिन में तो आप रट लोगे, लेकिन तीसरे चौथे 5वें दिन बाद वापिस सब भूल जाओगे। धीरे धीरे करो, है ना। आज 13 का टेबल लिया तो आज 13 का पूरा टेबल, आज का दिन बस 13 के टेबल को 2-3 बार लिख लो, 3-4 बार पढ़ लो, और अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल लेके 13 से मल्टीप्लाई करना शुरू करो। 136 इंटू 13, 287 इंटू 13। इसके 2 फायदे होंगे। इसके 2 फायदे क्या होंगे पता है? सबसे पहले तो आपका कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होगा, बराबर। कैलकुलेशन मन से कोई भी वैल्यूज ले लो, 567 डिवाइडेड बाय 13, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन चलने दो। इससे आपका कैलकुलेशन, स्टूडेंट कैलकुलेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन हर कोई फास्ट कर लेता है, लेकिन असली कम और ज्यादा जो होता है ना, फास्ट कैलकुलेशन जो करता है उसकी स्पीड, और जो स्लो करता है उसकी स्पीड, वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन डिसाइड करती है। तो गाइज, यहाँ आप अगर आज 13 का टेबल कर रहे हो तो 13 का टेबल बाय हार्ट करने के लिए उसको गाने की तरह रटो मत, 13 1 13, 13 2 26 ना। इसको 2-3 बार पढ़ो, 2-3 बार लिखो, और बाद में इस तरह से रैंडम एग्जाम्पल लेके 13 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो अपने मन से कोई भी वैल्यूज लेके। उससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी फास्ट होगी, सबसे बड़ा फायदा। और दूसरा फायदा, 13 का टेबल बाय हार्ट होगा। बाय हार्ट मतलब क्या? अगर कोई आपको 13 7 पूछे तो आपको पूरा गाना गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 13 7 आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा 91, क्योंकि आप इस तरह से रैंडम वैल्यूज से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से टेबल्स करो, साथ में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी बाय हार्ट करना शुरू करो। एक दिन एक टेबल ओके है, आराम से 30 दिन का टारगेट है। लेकिन इसके साथ साथ क्या करना है? सिर्फ टेबल थोड़ी करना है, ये सारी चीजें करनी गाइज। ये आपका फाउंडेशन डिसाइड करेगा। ये फाउंडेशन है पूरे क्या 2026 के प्रिपरेशन का।
अगर ये सही रहा तो आगे हर एक फेज स्मूथ जाएगी, अगर इसमें गड़बड़ हो गई तो हर एक फेज में स्ट्रगल करोगे और एट द एंड फिर वो फेज भी आ जाएगा कि सर गिव अप करने का मन कर रहा है, छोड़ने का मन कर रहा है कैट, तो वो इसीलिए करेगा क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, लड़खड़ाती रहेगी इमारत हमेशा अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो गाइज दैट्स इट। सोचो सबसे पहले ये तो पूरे कॉन्ड का रोटी कपड़ा मकान है। उसके बाद दोस्तों रेशो पे लगभग इतना बार क्वेश्चन आता है डायरेक्ट भी, और रेशो ये हर बार क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डेटा के फॉर्म में यूज होता है। बहुत से क्वेश्चन रेशो पे डायरेक्ट होते हैं तो बहुत से क्वेश्चन में डेटा रेशो के फॉर्म में यूज होता है। तो रेशो की सारी दुनिया आपको जानना जरूरी है, साथ में परसेंटेज की सारी दुनिया आपको जानना जरूरी है। इक्वेशन में बेसिक अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा डिटेल में जाना है, एडवांस से एडवांस, पीवाईक्यू से पीवाईक्यू सब करना है, नहीं। रेशो का बेसिक क्या होता है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, परसेंटेज बेसिक क्या, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन, एक्सपोनेंट, नंबर सिस्टम, इनके क्या बेसिक्स है और क्या इनके कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या उनमें वो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज होती है, क्या उनमें अप्रोचेस होते हैं, क्या उनमें ट्रिक्स होती है, ये सब आपको पहले स्ट्रॉन्ग कर लेना है एकदम बेसिक लेवल पे। बहुत बड़े बड़े हेवी क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन नहीं, बस कॉन्सेप्चुअली आपको रेशो के अंदर की पूरी दुनिया पता होना जरूरी। कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व अभी नहीं करना है ना, बेसिक क्वेश्चन और पूरी दुनिया पर, रेशो, परसेंटेज, इक्वेशन, एक्सपोनेंट, नंबर सिस्टम। सर लेकिन ये करेंगे कहाँ से, ये तो हमें कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन ये कहाँ से मिलेगा, तो यस इसके लिए गाइज है आपके लिए एमबीए वाला फाउंडेशन। अगर आप हमारी बैच ज्वाइन कर रखे हो तो फिर तो दिक्कत नहीं, उसमें तो हम पढ़ाते ही स्क्रैच से, बेसिक से, और नहीं भी कर रखे हो तो एमबीए वाला यूट्यूब चैनल जिस पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो उसी पे हमारा फाउंडेशन कोर्स देख लेना यार। तो फाउंडेशन कोर्स में आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक और कैट के लिए जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी मिल जाएगी, कैट के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट वही है, कैट एंड अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स। ठीक है, तो यह सबसे पहला आपका फोकस होगा बेसिक बिल्डिंग, अगर स्ट्रांग रखना है अपना पूरा प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस थ्रू आउट द जर्नी, तो बेसिक बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। तो बेसिक में पहले रोटी कपड़ा मकान, लेकिन इस पे रोज खेलते रहो, साथ में उनके ये जो 5 इंपॉर्टेंट बेसिक बनाने वाले टॉपिक्स है, रेशो, परसेंट, नंबर सिस्टम, इक्वेशन, एक्सपोनेंट, इनके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले लो। कॉन्सेप्चुअल, बार बार एक ही वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा डेप्थ डाइव नहीं करना है कि पीवाईक्यूज भी करने लग गए, नहीं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले लो। ये आपका 30 दिन का टारगेट है और उसका सोर्स भी बता रहा हूँ मैं, एमबीए वाला फाउंडेशन वीडियोस, एकदम खजाना है जो अपने इसी यूट्यूब चैनल पे है। देन गाइस आप बढ़ोगे आगे फेज 2, अब एक्चुअल प्रिपरेशन शुरू हुई, अब कैट ओरिएंटेड प्रिपरेशन शुरू हुई, और जैसे मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट हम फोकस किस पे करेंगे, अरिथमेटिक। तो देखो ये 31 जनवरी तक, एक महीने में है, ये सब हमने कंप्लीट किया। फर्स्ट फेब, और मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़ें थोड़ी बदल सकती है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, किसी बच्चे को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है तो उसने सीधा शुरुआत फेज 2 से कर लेना चाहिए, है ना, सीधी शुरुआत फेज 2 से कर लेनी चाहिए। या किसी की ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है कि सर यार ये तो मैं 10 दिन में निपटा दूंगा क्योंकि मेरे को कॉन्ट पहले से आता है और फाउंडेशन वीडियोस और ये सब मैं 10 दिन में कर लूंगा, तो आपने 10 दिन के बाद ये फेज शुरू कर देनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ जो बिल्कुल जीरो भी है, न्यूट्रल है, आज से शुरू कर रहा है, उसके लिए प्लान है। बाकियों ने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से इसको और फास्ट अगर कर सकते हो तो करो, और जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट पे आ जाओ। तो फेज 2 में एक्चुअल अब आपका कैट ओरिएंटेड प्रिपरेशन शुरू हुआ, जहां पे आप फर्स्ट फेज से 15 मार्च 1.5 महीना दोगे अरिथमेटिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये सारे वो टॉपिक्स आते हैं अरिथमेटिक में, है ना। क्या क्या आता है, तो रेशो, पार्टनरशिप, परसेंटेज, ये सारे टॉपिक्स आपको मस्त एक एक डेप्थ में, अब इसमें डेप्थ डाइव करनी है कि भाई इस टॉपिक में क्या क्या तरह के वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंक्लूडिंग एडवांस लेवल, इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज। और ये करने के लिए देखो हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं, है ना, तो वो सेशन नोट्स आपके पास है सोर्सेस में, सेशन नोट्स बराबर। देन गाइज हम आपको यहाँ पे जो डीपीपी देते हैं आफ्टर एवरी सेशन, वो आपके पास है, और इन डीपीपीज में वीडियो सॉल्यूशन भी है। आप हमारी बैच में अगर हो तो आपको ये चीज़ें पता ही होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, बुक आपको पता होगी कि एमबीए वाला अपनी बुक लॉन्च कर चुका है, कॉन्ट की बुक मैंने और राहुल सर ने मिलकर लिखी है, तो वो बुक भी आपके लिए एक बढ़िया रिसोर्स है। मतलब आपने सेशन नोट से सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन समझ लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिए, और वो क्वेश्चन जो फैकल्टी ने क्लास में करवाए थे वो भी कर लिए।
सेम वो फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपने डीपीपी सॉल्व करी अलग अलग क्वेश्चंस की, मतलब देख रहे हो कितने अलग अलग क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और उतना होने के बाद भी आपके पास टाइम है, ऑफ कोर्स रहेगा, हम 1.5 महीना दे रहे हैं इनके लिए, तो आप साथ में बुक हमारी जो है उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डर 2 एक्सरसाइज, एक कॉन्सेप्ट बिल्डर जो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और एक बी अ प्रो। तो यार ये हमारी जो बुक रहेगी, आप बिल्कुल इससे, जो ये कॉन्ट की बुक जो मैंने और राहुल सर ने मिलकर लिखी, तो इसके लेकर इसके साथ आप ये कर सकते हो कि इसमें आप दोनों एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दो। इसमें भी टेक सॉल्यूशन वगैरह सब आपको मिल जाएंगे जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको करना है थ्रू सेशन नोट्स, थ्रू डीपीपी, थ्रू बुक्स, जो बुक हमारी है। ठीक है सर, पीवाईक्यूज वगैरह देखो उसकी फेज भी मैं आगे बोलूंगा, लेकिन अगेन ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो एकदम स्टार्टिंग से शुरू करना चाहते हो। किसी को लग रहा है सर ये तो हमारा पहले ही खत्म हो गया और 1.5 महीना भी हुआ नहीं, तो आप अभी से पीवाईक्यू कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वैसे तो क्लास में हम कुछ पीवाईक्यू करवाते भी है। ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा सर 1.5 महीने में सिर्फ अरिथमेटिक, मैं तो साथ में अलजेब्रा भी कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हमारी क्लास भी वैसी चलती है ना, जहाँ मैं अलजेब्रा कवर कर रहा हूँ वहाँ राहुल सर अरिथमेटिक कवर कर रहे हैं, और किसी किसी को दोनों ग्रास्प हो रहा है, तो दोनों साथ में करो। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे कि सर इसका मतलब अगर मैं अरिथमेटिक कर रहा हूँ, मान लो मेरा कॉन्ट वीक है और मैं अगर अरिथमेटिक कर रहा हूँ तो मैं अलजेब्रा की क्लास अटेंड नहीं करूँ? अरे करो, क्लास अटेंड करने से मना नहीं कर रहा हूँ मैं, डीप सेशन नोट्स भी अटेंड करने से मना नहीं कर रहा हूँ। जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अगर आप दोनों को एक टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, क्लास अटेंड आप वीक में एक क्लास अरिथमेटिक का भी हो रहा है, एक अलजेब्रा की भी हो रही है, आप दोनों का क्लास अटेंड कर रहे हो, बहुत बढ़िया। दोनों का क्लास अटेंड करने के बाद दोनों का सेशन नोट्स कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अब मान लो इतना सारा बर्डन अब आपसे दोनों मैनेज नहीं हो रहा है, तो अब आपको किसी में एक प्रो बनना है, तो एक सेक्शन उठा लो। किसी को अरिथमेटिक ज्यादा बेस्ट लग रहा है, देखो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट और इक्वली डोमिनेटिंग सेक्शन है, तो किसी को अरिथमेटिक ज्यादा अच्छा लग रहा है तो उसने अरिथमेटिक से शुरुआत करो। अगर किसी को लग रहा है सर मेरा तो अलजेब्रा अच्छा है, मेरा तो अलजेब्रा ज़्यादा स्ट्रांग रहा है पहले से, तो आपने अलजेब्रा से शुरुआत करो, सेकंड आप अरिथमेटिक ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोनों साथ में अगर आप कर पा रहे हो, डीपीपी भी बुक भी, तो बिल्कुल करो, आपका फास्ट हो जाएगा। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि ये जनरलाइज है, मतलब ये जो है ये मैं एक जनरलाइज फॉर्म में बोल रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट इसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, अपनी स्पीड अपने ग्रास्पिंग के हिसाब से। एक बिल्कुल न्यूट्रल इंसान भी जिसको नहीं कॉन्ट आता वो इसको फॉलो करे, लेकिन जिसको बहुत अच्छा आता है वो साथ में करे दोनों चीजें। लेकिन जिसको पूरा नहीं आता उसने अलजेब्रा के वीडियो देख रहे हो आप, उसका भी लेक्चर अटेंड कर रहे हो अरिथमेटिक का, बहुत अच्छा, दोनों के सेशन नोट्स कर रहे हो, बहुत अच्छा, फिर यहाँ पे रुक जाओ। अब अगर दोनों आपसे मैनेज नहीं हो रहे हैं तो किसी एक सेक्शन, जैसे मैंने कहा अरिथमेटिक, तो अरिथमेटिक के डीपीपी को लेकिन पूरा करो, भले अलजेब्रा की अभी नहीं कर रहे हो, अलजेब्रा का नंबर आएगा है ना, बट अरिथमेटिक की आप पूरी करो, फिर उसी के बुक के क्वेश्चन भी करना शुरू करो, है ना। जब आपसे सब चीजें एक साथ में नहीं बन रही है तो आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप जाना है। और जिनसे दोनों मैनेज हो रहा है कि सर हम वीक में क्लास भी दोनों अटेंड कर रहे हैं तो डीपीपी भी लगा ही देते हैं, बुक भी कर ही देते हैं, उतना हो रहा है हमसे फास्ट, तो करो। अदरवाइज आपने शुरुआत करनी है पहले एक एक सेक्शन से, लेकिन लेक्चर दोनों के अटेंड करते रहो, लेक्चर में बैकलॉग मत आने दो। लेक्चर के बाद सेशन नोट्स भी कर लो, जो क्लास में पढ़ाई जाती है बस उसको एक बार अपने दम पे खुद एक बार कर लो। हाँ, सिर्फ बाकी डीपीपी और बुक ये जो मेजर टाइम लेगा ना प्रैक्टिस के लिए, वो किसी एक सेक्शन को उठाना है। अगर दोनों मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप पहले चाहे तो अरिथमेटिक को उठाओ, सेकंड अलजेब्रा को उठाओ, और वाइस वर्सा, जिसको अलजेब्रा ज्यादा पसंद है वो अलजेब्रा को पहले उठाए और सेकंड अरिथमेटिक को, लेकिन इन्हीं दोनों को पहला दूसरा रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये रहे अलजेब्रा के टॉपिक्स गाइस, लीनियर, क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंट, इनइक्वालिटी, एक एक टॉपिक को डेप्थ डाइव करना है, सारी चीजें समझना है, और सेम उसी तरह सेशन नोट्स, डीपीपी एंड बुक के साथ इसकी प्रैक्टिस करना है अगले 1.5 महीने के लिए। तो ये हमने कहा खत्म किया था 15 मार्च पे, राइट 1.5 महीना, 1 फेब से 15 मार्च। अब ये 16 मार्च से 30 अप्रैल बराबर ये 1.5 महीना रहेगा अलजेब्रा। साथ में आपको पता ही है इसमें क्या क्या करना है, सेशन नोट्स, डीपीपी एंड बुक। उसके बाद गाइस थर्ड आएगा अगेन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आप दोगे पूरा 1 महीना, फर्स्ट 30 अप्रैल आप खत्म करे थे अलजेब्रा, फिर फर्स्ट में से 31 में आप 1 महीना पूरा ज्योमेट्री दोगे, सेम सेशन नोट्स, डीपीपी एंड बुक। और उसके बाद गाइज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत छोटा और बहुत ही, उसके टॉपिक आपको भले 4-5 लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे चुटकी में होने वाले इतने इतने से टॉपिक है, तो इसको हम ज़्यादा दिन नहीं देंगे और ना ही उसका वो वेटेज है कि उसको इतना दिन देना चाहिए। तो सेशन नोट्स, डीपीपी और बुक के साथ आराम से ये 15 दिन में हो जाता है। ये बेसिक में तो कुछ है नहीं, टर्मिनोलॉजी, असली टॉपिक तो यहाँ से है 4-5 टॉपिक जो कि एकदम ट्रिक बेस्ड है।
तो यस एंड लास्ट में आएंगे हम मॉडर्न मैथ्स पे, जिसको अगेन हम 15 डेज देंगे गाइस, क्योंकि देखा जाए तो इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बस यही है। स्टैट्स कहीं ना कहीं डेटा में यूज़ हो जाता है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। स्टैट्स कहीं ना कहीं डीआई में यूज़ हो जाता है, इसलिए उसको पढ़ा दे दिया जाता है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी पे तो हार्डली एक आध क्वेश्चन, वो भी तीनों स्लॉट मिला के आता है। तो इसलिए इसको 15 डेज इनम है, जिसमें भी मान लो 7 से 8 दिन तो आप सीक्वेंस सीरीज को ही दोगे, 6 से 7 दिन, ठीक है। तो सेशन नोट्स, डीपीपी एंड ऑफ कोर्स बुक। तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद आप आ गए हो फेज 6, और उसी के साथ आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब आपका गाइस सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप आते हो फेज 7 पे। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो अब बचा क्या? अरे भाई सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ये तो अब पता चलेगा ना कि कितनी चीजें याद है और कितनी नहीं है, ठीक है। और जो चीजें भूल गए हो उसको फिर से ब्रश अप करने की जरूरी, उसी को हम बोलते हैं रिवीजन फेज। तो यस गाइज, ये पूरा 2 महीने का रिवीजन फेज है। हम कहाँ पे खत्म किए थे? 30 जून पे, जहाँ पे बराबर जून तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उस बच्चे का भी जिसका कॉन्ट वीक है, जिसका अच्छा है उसने तो साथ में 2-2 करके और पहले कर लिया। तो एक 1 जुलाई से आपने रिवीजन शुरू कर देनी है, और साथ में सेक्शनल मॉक लगाना, क्योंकि अब यहां से रियलिटी चेक मिलना जरूरी है ना। यहां से रियलिटी चेक मिलना जरूरी है कि भाई मेरे को जो मैं कर रहा हूं वो मैं क्या अप्लाई भी कर पा रहा हूं एक्चुअल क्वेश्चन पे। तो वो कब पता चलेगा? जब आप मॉक लगाओ। मॉक में भले आप पहले सेक्शनल मॉक लगाओ, बराबर कॉन्ट की लगाओ, सिर्फ कॉन्ट में भी आपको सिर्फ अरिथमेटिक अलजेब्रा की लगाना है तो उन 2 सेक्शन की लगाओ, सिर्फ अरिथमेटिक की लगाना है उसकी लगाओ, अरिथमेटिक प्लस ज्योमेट्री लगाना है वो लगाओ। सेक्शनल मॉक तो क्या करना है? यहाँ पे रिवीजन करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, राइट। हमने सेशन नोट्स कर लिए, डीपीपी कर लिया, बुक कर लिया। मैंने कहा भी था जिसको पीवाईक्यू साथ में हो रहा है करो, लेकिन अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो तो पीवाईक्यू का भी फेज यहाँ पे 2 महीना है दोस्तों। रिवीजन क्या करना है? सारे जो भी सेशन नोट्स आपने किए थे, जो भी डीपीपी आपने की थी, उनमें से रैंडमली क्वेश्चन उठाओ और लगा के देखो हो रहा है कि नहीं, मतलब आपको याद आ रहा है कि नहीं। रैंडमली क्वेश्चन, अब यहाँ पे हर डीपीपी वापस नहीं लगानी है, पूरा पूरा सेशन नोट्स वापस नहीं लगाना है। कोई भी डीपीपी, रेशियो प्रोपोर्शन की डीपीपी उठाई, उसका रैंडमली 7th क्वेश्चन ले लिया, 18th नंबर का क्वेश्चन ले लिया, हो रहा है कि नहीं देखो, है ना। देन अगेन आपने एक्सपोनेंट की डीपीपी ली, उसका 23rd नंबर का क्वेश्चन ले लिया, हो रहा है कि नहीं देखो। तो इस तरह से रिवीजन करो सो दैट आपको पता चले याद हो रहा है कि नहीं। साथ में पीवाईक्यू लगाना शुरू करो। अब पीवाईक्यू लगाना, जो जो सेक्शन की आप रिवीजन कर रहे हो, मान लो आज अरिथमेटिक की कर रहे हो तो अरिथमेटिक के पीवाईक्यू लगाना शुरू करो। अरिथमेटिक में भी आज परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन कर रहे हो तो इन दोनों के पीवाईक्यूज ढूंढना शुरू करो और वो लगाना शुरू करो, ठीक है। वो भी चीज़ें आपको हमारी बुक से मिल जाएगी। बुक के एंड में, हर एक टॉपिक के एंड में उसके पीवाईक्यूज है, तो उसके लिए भी यहाँ वहाँ दर भर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुक में सारी चीज़ें हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल आप लगाना शुरू कर दो दोस्तों। देन सेक्शनल मॉक, जैसे मैंने कहा कि अब रियलिटी चेक लेना जरूरी, कि भाई पढ़ तो सब रहे हैं लेकिन वो अप्लाई कर पा रहे कि नहीं, ये सेक्शनल मॉक से पता चलेगा। तो सेक्शनल मॉक लगाना शुरू करो, 2 सेक्शन की एक साथ में या किसी एक सेक्शन की। और सेक्शनल मॉक को ठीक से एनालिसिस करो कि मेरा क्या स्कोर आ रहा है, मैं अभी भी कहाँ कम पढ़ रहा हूँ। अपनी वीकनेस को समझो, एक्सेप्ट भी करो, वीकनेस को एक्सेप्ट भी करो और उस पर काम करना शुरू करो। कि मेरे को तो लग रहा था मैं धुरंधर हो गया हूँ परसेंटेज में, लेकिन अभी भी परसेंटेज के क्वेश्चन टैकल नहीं हो रहे, तो उसको फिर से रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, उसका फिर से जो क्लास है वो अटेंड करो, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, उसके डीपीपी को पूरा वापस लगाओ, क्योंकि इसमें आपको जरूरत पड़ रही है। ये आपका वीकनेस है, आपको समझ में गया है, पता चल रहा है यार सर अरिथमेटिक के तो मस्त बन जा रहे हैं, सिर्फ अलजेब्रा में दिक्कत आ रही है, तो अलजेब्रा की करो। अपनी वीकनेस समझ रही है ना अब आपको। रैंडमली आप रिवीजन कैसे करोगे? डायरेक्शन आपको कौन देगा? सेक्शनल मॉक का परफॉर्मेंस। इससे आपको पता चला आप गलत कहाँ जा रहे हो और वो आप सही करना शुरू कर दो, ठीक है। जो स्ट्रेंथ है उसको तो बिल्कुल बनाए रखो और स्ट्रांग करो, लेकिन जो वीकनेस है उसको भी साथ में ऊपर लेते चलो, ठीक है। तो उनकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है। सेक्शनल मॉक के परफॉर्मेंस से, एनालिसिस से जो जो चीजें आपको समझे कि मेरी गलत जा रही है, उनको अब ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। 30 जून तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, आपके पास अभी भी बहुत टाइम है। तो उन वीकनेस को ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करो, ज्यादा स्ट्रेंथ को छोड़ो मत, बट वीकनेस को थोड़ा टाइम ज्यादा देना है, ठीक है। एंड रिवर्क ऑन योर वीकनेस। तो यही सारी चीजें मैंने बताई। एंड द लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन, फेज नंबर 8 प्रिपरेशन का, जहां पर आप अब लगाओगे फुल लेंथ मॉक। क्योंकि गाइज ये सेक्शनल मॉक से तो बस आपको अपनी वीकनेस पता चली, आपने उस पर काम किया, आप प्रैक्टिकली क्वेश्चंस अटेंड कर पा रहे हो कि नहीं, इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि नहीं, सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ये आपको समझा, एक कॉन्फिडेंस आया। लेकिन जो डी डे की स्ट्रेटेजी है ना,
कैट देने वाली स्ट्रैटेजी कि कौन से टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले उठाने चाहिए, कौन से क्वेश्चन सेकंड राउंड में उठाने चाहिए, कौन से टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल दे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं हमेशा फंसता हूँ। ये आपको तब पता चलेगा जब आप फुल लेंथ मॉक शुरू करोगे। प्रॉपर टाइम, अब तक आपने प्रैक्टिस कर करके एक्यूरेसी तो बहुत ऊपर के लेवल पे लेकर आए हो, लेकिन टाइम टाइम भी तो मैनेज करना जरूरी है, स्पीड भी तो बढ़ाना जरूरी है। ये आपको फुल लेंथ मॉक से पता चलेगा कि आप कम पढ़ रहे हो टाइम में, या आपको और स्पीड कहाँ कहाँ बढ़ाने की जरूरत है, कहाँ सिली मिस्टेक कर रहे हो। तो यस गाइज, आखिरी का 1 सितंबर ऑनवर्ड्स, 2 महीना में हम 31 अगस्त तक आ चुके थे। और 1 सितंबर ऑनवर्ड्स जब तक है कैट D-Day तक आपको यही फेज में रहना है जहां फुल लेंथ मॉक लोगे, एनालिसिस करोगे और उस पर काम करोगे। तो क्या क्या करना है गाइज? वर्क ऑन शॉर्ट ट्रिक्स। जो जहां जहां मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चन है आपने उसको सॉल्व तो कर लिया, लेकिन बड़े ट्रेडिशनल मेथड से किया, तो उसको और कैसे इजी शॉर्टकट तरीके से हम कर सकते थे, वो आप बिल्कुल करोगे यहाँ से। देन मेंटल कैलकुलेशन, देखो हर कैलकुलेशन हमारी कहीं ना कहीं रफ में एडिशन भी बहुत से बच्चों की आदत होती है रफ में करने की। तो यार ये चीजें थोड़ा सा मन ही मन करना शुरू करो, यही तो आपकी स्पीड बढ़ाएगी। मैंने कहा ना, एक्यूरेसी तो अच्छी बढ़ गई है प्रैक्टिस से, स्पीड पे काम कैसे करोगे? कई सारे क्वेश्चन मॉक में आपने भले ही आंसर सही लाया है बट बड़ा लंबा अप्रोच यूज किया है, तो एनालिसिस जब करोगे मॉक की तो उसमें देखना कि वहां पे किस हिसाब से आंसर दिया था। अगर वहां पे एक बढ़िया तरीके से अप्रोच से आंसर दिया था, शॉर्ट ट्रिक से अप्रोच आंसर दिया था, तो उसको भी ग्रास्प करना शुरू करो, उसको अपने डेली रूटीन प्रैक्टिस में लाना शुरू करो, क्योंकि उससे आपका टाइम बच रहा है। साथ में कैलकुलेशन जितना हो सके ना, अब तक आप कैलकुलेशन के लिए 5 स्टेप यूज करते थे, तो 3 स्टेप में लाने की कोशिश करो, बचे हुए 2 स्टेप मन ही मन करो, मेंटल कैलकुलेशन, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, फुल लेंथ देन वन शॉट सेशन। उस पीरियड में हमारे MBA वाला चैनल पे बहुत भर भर के वन शॉट सेशन आएंगे गाइज, एक भी मिस नहीं करना। सर हमने तो बैच ले ली, सिलेबस हो गया, अब ये क्या करे? वो अटेंड करो, ये आइसिंग ऑन केक, ये आखिरी में 4 चांद लगाता है आपकी प्रिपरेशन पे। तो उस पीरियड में हमारे जो वन शॉट्स आते हैं वो अटेंड करना। फुल लेंथ मॉक विद प्रॉपर एनालिसिस, जो आपको एक रियलिटी चेक, आपको एक D-Day स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करेगी। साथ में अपने एनालिसिस करते समय अपने वीकनेस पे काम करना। और ये जो 3rd और 4th नंबर की स्टेप है ना गाइज, ये चलने देना जब तक है कैट। तो ये मोटा मोटी 8 प्रिपरेशन स्टेज अगर आप अप्लाई करो, सबसे पहला तो बेसिक पे खेलना है, फिर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ये 5 जो स्टेप्स है, ये 5 सेक्शन के लिए अरिथमेटिक, अलजेब्रा, आप उल्टा भी कर सकते हो, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स। फिर 7th नंबर की स्टेप है आपके सेक्शनल मॉक और रिवीजन की, पूरी 2 महीने की। एंड फिर गाइज 1 सितंबर ऑनवर्ड्स टिल जब तक है कैट, आप करोगे फुल लेंथ मॉक, रिवीजन, वन शॉट सेशन, वीकनेस पे काम, मेंटल कैलकुलेशन, ट्रिक्स, अलग अलग ट्रिक्स ढूंढना और उसको डेली रूटीन प्रैक्टिस में लाना। दैट्स इट। अगर इतना सही कर लो तो खत्म है भाई। जो जीरो भी अपने आप को समझ रहा है कोई नहीं जीरो, बट जो अपने आप को समझता है कि मैं कौन में जीरो, वो भी हीरो बनेगा, गारंटी है। तो ये 1 जन से लेकर न्यू ईयर रिजोल्यूशन से लेकर जब तक है कैट का आपके लिए प्रिपरेशन प्लान है। जो भी बच्चा अगर बहुत अच्छा है वो इस चीज़ को और भी ज़्यादा फास्ट करके ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा मॉक्स लगा सकता है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय, एंजॉय, गुड डे, चक दे फट्टे, बाय गाइज।